अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 36 पढ़ेंगे, स्केलर फ़ील्ड। इसमें सबसे पहले हम स्केलर फ़ील्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसका फार्मूला पढ़ेंगे। तो स्केलर फ़ील्ड, इफ़ ए स्केलर फ़ील्ड वी आर एग्जिस्ट फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी एक कर्व है, उस पे तमाम पॉइंट्स के लिए स्केलर फ़ील्ड वी आर फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम उस वी आर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, पोर्शन में डिवाइड कर लें और फिर उन सब पोर्शंस को सम अप करें, तो इस तरह हम लिखेंगे सिग्मा वी आर डी आर पी, और डी आर अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी ये जो पोर्शंस हैं ये वेरी स्मॉल हों, तो सिग्मा वी आर डी आर पी और पी 1 to n ये लाइन इंटीग्रल के इक्वल हो जाता है। तो लाइन इंटीग्रल हम इस स्केलर फील्ड का लाइन इंटीग्रल हम इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर सी वी आर डी आर। लाइन इंटीग्रल इन फैक्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट करने के लिए इस यहाँ पे डी आर जो है वो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के की शक्ल में होना चाहिए, और इस यहाँ जो एक्स वाई जो टर्म्स हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस में होती हैं, और उनको इस तरह लिखा होता है x इक्वल एक्स यू, वाई इक्वल वाई यू एंड z इक्वल जेड यू। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करेंगे, इफ़ v इज़ इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर z, एवेल्यूएट इंटीग्रल वी आर डी आर अलॉन्ग द कर्व c हैविंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इक्वल 3u, y इक्वल 2u स्क्वायर एंड z इक्वल u क्यूब बिटवीन पॉइंट्स a 0 0 0 एंड b 3 2 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन v लेंगे, v इक्वल एक्स वाई स्क्वायर z, और इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस पुट कर लेंगे। x की जगह आ जाएगा 3u और y की जगह आ जाएगा 2u स्क्वायर और होल स्क्वायर, और z की जगह आ जाएगा u क्यूब, और इनको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 12u की पावर 8। चूँकि हमें क्वेश्चन में पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, x इक्वल है 3u, इसका डिफरेंशियल लेंगे dx, तो ये हो जाएगा 3du, और y इक्वल है 2u की पावर 2, और इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dy 2 एज इट इज़, और u के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u आएगा और 4u हो जाएगा और साथ du आ जाएगा, और z इक्वल है u क्यूब, और इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dz इक्वल आ जाएगा पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, यानी 3u स्क्वायर du। फिर डी आर निकालेंगे, डी आर इक्वल होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। डी एक्स की भी वैल्यू ऊपर 3du है, और डी वाई की भी वैल्यू ऊपर निकाली हुई है 4ud, और डी जेड की भी वैल्यू 3u स्क्वायर du निकाली हुई है। तो डी आर की वैल्यू हो जाएगी 3du आई प्लस 4u du जे प्लस 3u du के। इसके बाद हम लिमिट्स निकालेंगे, तो हमें पॉइंट्स गिवन है a 0 0। तो पहले जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं उसमें x की जगह 0 रखेंगे तो u की वैल्यू 0 आएगी। फिर y वाली पैरामीट्रिक इक्वेशंस में y की वैल्यू 0 रखेंगे तो u की फिर वैल्यू 0 आएगी, और z जो कि u क्यूब के इक्वल है वहाँ z की वैल्यू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू 0 आएगी। यानी पॉइंट a 0 0 0 के लिए u की तमाम वैल्यू 0 आ रही हैं, तो हम u इक्वल 0 ले लेंगे। और फिर b पॉइंट के लिए हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस में x की जगह 3 रखें तो u की वैल्यू 1 आती है। पैरामीट्रिक इक्वेशन में y की जगह अगर 2 रखें तो 2/2, यहाँ से भी u की वैल्यू 1 आती है, और z में 1 रखें वैल्यू तो वहाँ से भी u की वैल्यू 1 आती है। तो x y z तीनों की वैल्यूज़ पुट करके u की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम u को 1 ले लेंगे, यानी लिमिट्स हम बनाएंगे u 0 और u 1।
फिर हम इंटीग्रल लिखेंगे, इंटीग्रल वी आर डी आर इक्वल है इंटीग्रल लिमिट 0 से 1, और वी आर की जगह हम लिखेंगे 12 u पावर 8 जो ऊपर हमें गिवन है, और डी आर की जगह हम लिखेंगे 3 i प्लस 4u j प्लस 3u स्क्वायर के। ये डी आर के ऊपर वैल्यू और सब में से डी यू कॉमन ले लेंगे तो वो ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। फिर इसके बाद हम साथ ही साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ ही साथ इसका इंटीग्रल भी लेंगे। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और u 8 का इंटीग्रल लेंगे तो पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, यानी u 9/9 साथ आई लग जाएगा। और फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और u जो है वो 9 हो जाएगा, क्योंकि u 8 और u 1 मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएंगे। और इसका इंटीग्रल लेंगे तो u 10/10 इंटू जे हो जाएगा। फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और u 8 को u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो u 10 हो जाएगा। और इंटीग्रल लेंगे तो u 11 यानी पावर में 1 प्लस और टोटल पावर 11 से डिवाइड, और लिमिट 0 से 1। अब अगर हम अपर लिमिट पुट करें तो हर टर्म में u है तो वो 1 वैल्यू हो जाएगी, और लोअर लिमिट पुट करें 0 तो हर टर्म में u है तो हर टर्म 0 हो जाएगी। तो लोअर लिमिट को तो हम इग्नोर करके अपर लिमिट पुट करें तो हमारे पास आ जाता है 36 1/9 i प्लस 48 1/10 j प्लस 36 1/11 k। तो अब 36 को 9 पे डिवाइड करें तो 4i आ जाएगा, और 48 को और 10 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 24/5j, और 36/11 एज इट इज़ आ जाएगा इंटू के। तो ये हमारे इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल में v गिवन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, और एवेल्यूएट करना है हमने वी आर डी आर का इंटीग्रल अलॉन्ग द कर्व c, और इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है x इक्वल टी स्क्वायर, वाई इक्वल 2t, z इक्वल t प्लस 5, और पॉइंट्स हमें गिवन है a 0 0 5 और b 4 4 7। तो सबसे पहले हम v लेंगे जो कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड है, और इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस पुट कर लेंगे, x की जगह टी स्क्वायर इंटू वाई की जगह 2t, और प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2t करेंगे तो ये 4t स्क्वायर हो जाएगा, और z की जगह t प्लस 5। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2t क्यूब, और सेकंड टर्म ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t क्यूब प्लस 20t स्क्वायर, और इनको फर्दर हम सम कर लें तो 6t क्यूब प्लस 20t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये v की वैल्यू आ गई पैरामीट्रिक इक्वेशंस पुट करके। अब x इक्वल है टी स्क्वायर, तो इससे डिफरेंशियल dx इक्वल आएगा 2t dt, और y इक्वल है 2t, तो इससे डिफरेंशियल आएगा 2 dt, क्योंकि t का डिफरेंशियल 1 होगा, 2 एज इट इज़ रहेगा। और z इक्वल है t प्लस 5, तो dz का डिफरेंशियल आएगा t का 1, तो dt साथ लग जाएगा, और 5 का 0, तो dz dt। और dr इक्वल होता है dxi प्लस dyj प्लस dz के। तो dx dy dz की वैल्यूज़ ऊपर निकाल ली हैं, वो इधर पुट कर देंगे तो 2t dti प्लस 2 dtj प्लस dt के, ये dr की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम इंटीग्रल लिखेंगे, इंटीग्रल v dr इक्वल इंटीग्रल, पहले हम v की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आई है 6t क्यूब प्लस 20t स्क्वायर, फिर dr की वैल्यू पुट करेंगे dt कॉमन लेकर, तो ये आ जाएगी 2ti प्लस 2j प्लस k इंटू dt तीनों में से कॉमन ले लिया है। फिर हम 6t क्यूब प्लस 20t स्क्वायर को अंदर एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तो बाहर ही रहेगा और t के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6t4 प्लस 20t क्यूब इंटू आई। फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एज इट इज़ रहेगा, और चूँकि 2j है तो इसके साथ ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी 6t क्यूब प्लस 20t स्क्वायर और j एज इट इज़।
इसी तरह अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6t³ प्लस 20t स्क्वायर इंटू के, और सब में से dt कॉमन लिया हुआ है। अब फर्दर हम ये करें कि हर टर्म में से 2 को कॉमन लेकर इंटीग्रल के बाहर लिख लें, तो हमारे पास बचेगा, ब्रैकेट बचेगी 6t4 प्लस 20t³ i प्लस 6t³ प्लस 20t स्क्वायर j, और लास्ट ब्रैकेट से 2 कॉमन जब जाएगा तो 3t³ रह जाएगा और 10t स्क्वायर रह जाएगा और k और dt एज इट इज़। अब हम इन सब का इंटीग्रल ले लेंगे। तो 2 तो इंटीग्रल बाहर शुरू में ही लिखा रहने देते हैं। इंटीग्रल लेते हैं 6 और 4 का इंटीग्रल आएगा पावर में 1 प्लस यानी t5/5 और टोटल पावर से डिवाइड। फिर 20 का भी इसी तरह पावर में प्लस टोटल पावर से डिवाइड। 20 एज इट इज़ आ जाएगा और t का आ जाएगा t4/4 इंटू आई प्लस। अब 6 तो ऐसे ही रहेगा और t³ का इंटीग्रल लेंगे तो t4/4, 20 भी एज इट इज़ रहेगा और टी स्क्वायर का इंटीग्रल लेंगे तो t³ और j, और फिर k वाले हिस्से पे आ जाएं तो 3 एज इट इज़, t³ का इंटीग्रल आ जाएगा t4/4 प्लस 10 एज इट इज़, टी स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा t3/3 इंटू k, और लिमिट्स 0 से 2। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट ही पुट कर देंगे 0, लोअर लिमिट 0 है तो उसकी वजह से हर टर्म 0 हो जाएगी, तो सिर्फ अपर लिमिट ही पुट करके शॉर्ट हम इसको लिख लेते हैं। तो 2 एज इट इज़ आएगा, ब्रैकेट में जहाँ जहाँ t आ रहा था वहाँ वहाँ हम 2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो 6 इंटू 2^5/5 प्लस 20 को पहले से हमने 4 पे डिवाइड कर दिया, 5 रह गया, तो t4 की जगह हम लिख देंगे 2^4 इंटू आई, और प्लस 6t की जगह 2 पुट किया तो 2^4/4 प्लस 20, और t की जगह 2 पुट किया t³ j, और प्लस अब लास्ट के वाले हिस्से पर आ जाए 3, t की जगह 2 हो गया तो 2^4 प्लस 10 एज इट इज़ 2^3 इंटू k। अब बाहर वाला ब्रैकेट वाला 2 एज इट इज़ है तो इसको सॉल्व करते हैं। 2^5 जो 32 हो जाएगी, और 6 से मल्टीप्लाई होकर 192/5 आ जाएगा, और 5 और 2^16 और 5 से मल्टीप्लाई करके 80 हो जाएगा आई, और इसी तरह 2^4 16 होता है और 6 से मल्टीप्लाई करके 96/4, और 20 और 2^8 ये हो जाएगा 160/3 j। फिर k वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करें तो 2^4 16 और 3 से मल्टीप्लाई होकर 48 और ओवर में 4 रहेगा। फिर 2^3 8 और 10 से मल्टीप्लाई होकर 80/3 k एज इट इज़। अब हम इसका LCM लेंगे, तो LCM लें और साथ ही प्लस कर दें। 5 को 80 से मल्टीप्लाई कर दें और 192 में प्लस कर दें तो इसकी वैल्यू आती है 592/5 आई। फिर इसी तरह j वाली टर्म का LCM लें तो इसकी वैल्यू आती है 232/3 j प्लस। फिर k वाली टर्म का LCM लें तो इसकी वैल्यू आती है 116/3 k। ब्रैकेट से बाहर 2 एज इट इज़ है। फिर हम LCM ले तो 15 बनेगा, और 15 के LCM के हिसाब से 5 पे 15 को डिवाइड करें, 3 को ऊपर 592 से मल्टीप्लाई करें तो 76 आई आ जाएगा। फिर 15 को 3 पे मल्टीप्लाई करें और 5 को ऊपर 232 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1160 j आ जाएगा। इसी तरह 15 को 3 पे डिवाइड करें और 5 को ऊपर 116 से मल्टीप्लाई करें तो 500। तो ऊपर से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो 8 बाहर 8 हो जाएगा, क्योंकि बाहर 2 पहले से ही था, और 15 कॉमन ले लें ओवर में तो ये हो जाएगा 8/15, और ब्रैकेट में रह जाएगा 444i प्लस 290 j प्लस 145 k। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेक्टर फील्ड। इफ़ ए वेक्टर फील्ड एफ आर एग्जिस्ट फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व सी, यानी एक कर्व सी है और उसके हर एक पॉइंट के लिए वेक्टर फील्ड एफ आर एग्जिस्ट करता है। तो हम
then for each element of arc we can form the scalar product f dot r dr। तो हम उस कर्व के आर्क्स बना लें और उससे हम एक स्केलर प्रोडक्ट f डॉट डी आर ले सकते हैं, और हर आर्क जितनी भी आर्क्स हैं उन सब का प्रोडक्ट इसी तरह ले सकते हैं f डॉट डी आर, और उनको सम अप कर दें तो ये बन जाएगा सिग्मा f डॉट डी आर पी 1 से n तक है। तो ये जो है वो इंटीग्रल f डॉट डी आर के इक्वल होता है, और ये वेक्टर फील्ड का इंटीग्रल है, और इसके ज़रिए हम जो है वो एरिया फाइंड कर सकते हैं। और जब वेक्टर फील्ड को हम सॉल्व करते हैं, उसके इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, तो इसमें जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं f और dr, ये x y z की टर्म में एक्सप्रेस की होती हैं, और इसमें f वेक्टर इक्वल होता है f1i प्लस f2j प्लस f3k, और dr होता है dxi प्लस dyj प्लस dzk। तो जब हम f डॉट dr लेते हैं तो हम f और dr की वैल्यूज़ का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसकी वजह से i वाली टर्म i के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, j वाली j के साथ और k वाली k के साथ। i डॉट i और j डॉट j और k डॉट k 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 होने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रल बाकी रह जाता है f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, यानी वेक्टर f के कंपोनेंट्स और dr के कंपोनेंट्स dx dy और dz, इनके प्रोडक्ट का सम जो है और इन सब का इंटीग्रल बाकी रह जाता है। इस तरह हम वेक्टर फील्ड के लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, जो कि एक स्केलर है। अब हम वेक्टर फील्ड के लिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल गिवन है, इफ़ एफ आर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स जेड जे प्लस 2yz के, एवेल्यूएट f डॉट डी आर इंटीग्रल बिटवीन a00 and b421 along the curve C having parametric equations x equal 4t, y equal to t square, z equal t क्यूब। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहले इनके डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। तो x 4t के इक्वल है, इसका डिफरेंशियल dx इक्वल आएगा 4, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 हो जाता है और dt साथ आ जाएगा। फिर y इक्वल है 2t स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल लेंगे dy, तो ये 2 एज इट इज़ और t स्क्वायर का 2t आएगा और 4t हो जाएगा और dt साथ आ जाएगा। और फिर z का लेंगे डिफरेंशियल, तो dz इक्वल 3, यानी पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस 3t स्क्वायर और साथ dt आ जाएगा। फिर हम कंपोनेंट लेंगे एफ आर के। तो पहला इसका कंपोनेंट है x i के साथ जो कंपोनेंट है वो है एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 40, तो ये हो जाएगा 16 टी स्क्वायर, और y की वैल्यू 2t स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई होके 32t4 आ जाएगा। ये i के साथ जो कोफिशिएंट या कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आ गई। फिर हम j के साथ जो कंपोनेंट है वेक्टर एफ आर में एक्स जेड, उसमें x की वैल्यू 40 पुट कर देंगे और t की वैल्यू z की वैल्यू t क्यूब, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4t पावर 4। और फिर तीसरा k के साथ जो कोफिशिएंट है या कंपोनेंट है वो लेंगे 2yz, 2 एज इट इज़, y की वैल्यू 2t स्क्वायर और z की वैल्यू t क्यूब, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। अब हम ये जो कंपोनेंट्स x y z की शक्ल में थे, इनमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस पुट की, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस की वजह से f की वैल्यू अब आ जाएगी 32t4i प्लस 4t4j माइनस 4t5k, सॉरी माइनस नहीं बल्कि प्लस 45k। फिर हम डी आर की वैल्यू निकालेंगे, जो कि इक्वल होती है dxi प्लस dyj प्लस dz के। dx dy dz की वैल्यू ऊपर हमने निकाली हुई है, वो इधर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4dti प्लस 4t dtj प्लस 3t स्क्वायर k और dt।
फिर उसके बाद हम इंटीग्रल लिखेंगे एफ़ डॉट डी आर। तो एफ़ की वैल्यू पुट कर देंगे डॉट लगा के, डी आर की वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर आई आई वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे डी और जे वाली टर्म को, और के वाली को। जब आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 4 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 128, और टी की 4 एज़ इट इज़ आ जाएगा, और आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और ब्रैकेट में समझे हमने डी टी जो है वो सामने से कॉमन ले लिया है, और जे वाली टर्म को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 16 हो जाएगा, टी 4 और टी की पावर 5 हो जाएगा, और जे डॉट जे 1 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें 4 और 3 को तो ये 12, और टी 5 और टी स्क्वायर टी 7, और सब में से डी टी जो है वो कॉमन ले लिया हुआ है। तो एफ इंटीग्रल एफ़ डॉट डी आर इक्वल आ गया 128 टी 4 प्लस 16 टी 5 प्लस 12 टी 7 इंटू डी टी। अब लिमिट्स निकालेंगे। तो लिमिट्स के लिए हम पहला पॉइंट 0 0 लेते हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस में x की जगह 0 पुट करें तो 4t से t की वैल्यू आएगी 0, और y वाली पैरामीट्रिक इक्वेशन में y 0 पुट करें फिर भी 0 वैल्यू आएगी t की, और z में 0 पुट करें तो फिर भी t की वैल्यू 0, यानी 0.000 के लिए t की वैल्यू 0 बन रही है। तो ये फर्स्ट लिमिट आ गई। अब b 4 to 1 इस पॉइंट के लिए हम पैरामीट्रिक इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह 4 रखें, 4 = 4t, तो t की वैल्यू 1 आ जाती है। y की जगह 2 रखें तो 2 = 2t स्क्वायर, तो यहाँ से भी t की वैल्यू 1 आ जाती है। z की जगह 1 रखें तो t की वैल्यू 1, यानी तीनों वैल्यूज़ रखने से t की वैल्यू 1 आ रही है। तो लिमिट्स हमारी t 0 से t 1 हो जाएगी। तो इंटीग्रल लिमिट 0 1 एफ़ डॉट डी आर इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 128 t 4 प्लस 16 t 5 प्लस 12 t पावर 7 dt, और 128 एज इट इज़, और t 4 का इंटीग्रल लेंगे तो पावर में एक प्लस, यानी t 5 ओवर टोटल पावर से डिवाइड, यानी 5 से डिवाइड, और प्लस 16 एज इट इज़, और t 5 का इंटीग्रल लेंगे तो t 6 ओवर 6 आ जाएगा। इसी तरह 12 एज इट इज़, और t 7 का इंटीग्रल लेंगे तो t 8 ओवर 8 आ जाएगा, और लिमिट 0 से 1। चूँकि लिमिट 0 से 0 और 1 है तो ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ 1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ टी है, हर टर्म में टी है तो वो 0 कर देगा। तो लोअर लिमिट जो है उसको इग्नोर करके डायरेक्ट हम लिख लेते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट जहाँ जहाँ टी आ रहा है तो 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू अपर लिमिट पुट करके हमारे पास आ जाएगी 128 ओवर 5 प्लस 6, और 16 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 8 ओवर 3 रह जाता है, और 8 ओवर 3 और अपर लिमिट पुट करके 1 आ जाएगा, यानी 8 ओवर 3 आ जाएगा, और 12 और 8 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 ओवर 2 आ जाएगा, और लिमिट पुट करने के बाद 3 ओवर 2 आता है। सबका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है 29.76। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ एफ आर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस 2 वाई जेड जे प्लस 3 जेड स्क्वायर एक्स के, एवेल्यूएट इंटीग्रल एफ डॉट डी आर बिटवीन पॉइंट्स a 0 0 एंड b 1 2 3। अब यहाँ पे दो पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने पाथ लेना है, पहला पाथ लेना है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन C1 फ्राम 0 0 to 1 0 0, और देन C2 फ्राम 1 0 0 to 1 2 0, and C3 from C3 1 2 0 to 1 2 2। यानी ये पाथ हमें दिया है जिसके अलॉन्ग हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। फिर बी पार्ट में हमें C4 कर्व दी हुई है और एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में, तो ये एक नया पाथ है और इसके लिए पॉइंट है 0 0 0 2 1 2 3। तो इसके अलॉन्ग भी हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एफ़ डॉट डी आर लिखते हैं। एफ़ की वैल्यू ऊपर गिवन है एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस 2 वाई जेड जे प्लस 3 जेड स्क्वायर एक्स के, और डॉट डी आर की वैल्यू होती है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब आई वाली टर्म को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे वाली को जे से और के वाली को के से, तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स आ जाएगा जब आई से मल्टीप्लाई होगा, और जब
जे से मल्टीप्लाई होगा तो 2yz dy आ जाएगा, और के मल्टीप्लाई होगा तो 3z² x dz आ जाएगा। अब अगर इसका इंटीग्रल ले लिया जाए तो 3 इंटीग्रल बन जाएंगे, इंटीग्रल x² y dx प्लस 2yz dy प्लस इंटीग्रल 3z² x dz। अब इनका इंटीग्रल हम सेपरेटली निकालेंगे, तो पहले हम कर्व C1 के लिए निकालते हैं। तो C1 के लिए y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है, और dy की वैल्यू भी 0 है, और dz की वैल्यू भी 0। तो यानी C1 जब लेंगे तो हम इसको x को इग्नोर कर देंगे और y और z की वैल्यू लेंगे। तो इंटीग्रल में अगर हम y की जगह ऊपर जो हमारा इंटीग्रल है f.dr, उसमें अगर y की जगह 0 पुट कर दें और z की जगह, तो तीनों इंटीग्रल्स में y भी है z भी है, तो ये मल्टीप्लाई हो के 0 वैल्यू हो जाएगी और इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। तो f.dr एट C1 जो है ये इक्वल हो जाएगा 0 + 0 + 0। इसी तरह C2 के लिए हमारे पास x की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू जो है वो 0 है। इसमें हम y को इग्नोर कर रहे हैं, तो dx = 0 आ जाएगा, dz 0 आ जाएगा। तो इसमें भी जब हम देखें तो dx और dy और dz, जिसमें dx और dz है वो तो 0 हो जाएंगी टर्म्स, और जिसमें z = 0 है वो भी टर्म 0 हो जाएगी। यानी इंटीग्रल f.dr एट C2 इसकी भी वैल्यू 0 0 0, तीनों इंटीग्रल 0 हो रहे हैं, तो इक्वल आ गया 0। फिर C3 पाथ के लिए अगर हम देखें तो इसमें हम z को इग्नोर करेंगे, तो x = 1 लेंगे, y = 2 लेंगे, क्योंकि इसके पॉइंट्स हमें दिए हैं 1 2 0 1 2 3, तो उसके हिसाब से x = 1 y = 2। जब इनके डिफरेंशियल लेंगे dx = 0 dy = 0, तो जो ऊपर हमने इंटीग्रल का फार्मूला बनाया हुआ है उसमें जिसमें dx और dy आ रहा है वो पूरी इंटीग्रल जो इंटीग्रल हैं वो 0 हो जाएंगे। और तीसरा जो इंटीग्रल है dz, उसमें हम इस तरह लिख देंगे इंटीग्रल लिमिट 0 से 3, यानी z की जो लिमिट है पॉइंट से हम देख सकते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो 0 और 3 है C3 कर्व के लिए। तो दो इंटीग्रल तो 0 0 हो गए, तीसरा इंटीग्रल हो गया इंटीग्रल 3z² dz 0 से 3। तो जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे 3 एज इट इज़, और z² का इंटीग्रल आ जाएगा z 3/3, 3 से कैंसिल सिर्फ z³ रह जाएगा, और इस पे लिमिट 0 से 3, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3 की 3 27 आ जाएगी। लोअर लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब इन तीनों कर्व्स का जो सम है वो हम करेंगे, तो तीनों कर्व्स का सम जो है उसका इंटीग्रल लेंगे, तो f.dr, तो इसके लिए पॉइंट हमें फ़र्स्ट लाइन में गिवन है क्वेश्चन की 0 0 और b 1 2 3, तो लिमिट होगी 0 0 और 1 2 3 f.dr। तो फर्स्ट पाथ के अलंग जो इंटीग्रल आया है 0, सेकंड इंटीग्रल आया है C2 के अलंग वो 0, और C3 के अलंग जो है वो 27 आया है। तो टोटल इंटीग्रल हमारे पास आ गए 27। तो ये फर्स्ट पार्ट ए के लिए इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो बी पार्ट में हमने अलंग द स्ट्रेट लाइन C4 ज्वाइनिंग पॉइंट 0 0 0 और 2 1 2 3 इसके अलंग हमने सॉल्व करना इंटीग्रल को। तो हम t को एक पैरामीटर लेते हैं और पैरामीट्रिक इक्वेशंस पॉइंट से बनाते हैं। एक पॉइंट तो 0 0 है और एक पॉइंट 1 2 3 है, तो x की वैल्यू 1 है, तो पहला जो है x = आ जाएगा t, और इसी तरह y की वैल्यू आ जाएगी 2t, क्योंकि पॉइंट में 2 है तो उसके साथ t लगा लेंगे तो पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएगी। z 3t आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट में 3 है तो 3t कर लेंगे। तो अब ये जो पैरामीट्रिक्स आए हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमने बनाई हैं, तो पॉइंट हमें गिवन है 0 0। अब
इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस में एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 रखें तो टी की वैल्यू 0 आती है। अगर एक्स की जगह 1 रखें तो टी की 1 आती है। वाई की जगह 2 वैल्यू रखें तो टी 1 आता है। जेड की जगह 3 रखें वैल्यू तो टी 1 ही आता है। यानी तीनों सूरतों में पैरामीट्रिक इक्वेशन से वैल्यूज़ हमें 1 आ रही हैं। तो हम लिमिट्स अपनी इस तरह ले लेंगे टी 0 और टी 1। फिर हम एफ़ की वैल्यू लेंगे जो एक्स क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस 2 वाई जेड जे प्लस 3 जेड स्क्वायर एक्स के, और इसमें हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर हो जाएगा और वाई की जगह 2t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t क्यूब आई, और प्लस 2 वाई की जगह 2t 4 हो गया और z की जगह 3t यानी 12t स्क्वायर हो गया, और j प्लस इसी तरह 3 एज इट इज़ z की जगह 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27, और x की जगह t तो 27t क्यूब k। फिर डी आर हमें पता है इक्वल होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, और डी एक्स जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन से डिफरेंशियल है तो डी टी के इक्वल आ जाएगा, और डी वाई जो है वो 2 डी टी के इक्वल आ जाएगा, और डी जेड जो है वो 3 डी टी के इक्वल आ जाएगा। तो डी आर की वैल्यू आ जाएगी डी टी आई प्लस 2 डी टी जे प्लस 3 डी टी के। अब हम इंटीग्रल लेंगे कर्व 4 के अलंग, तो एफ़ डॉट डी आर इंटीग्रल इक्वल आ गया इंटीग्रल लिमिट 0 से 1, और पहले हमने एफ़ की पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखी और फिर डी आर की वैल्यू लिखी और इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लिखा। एफ़ और डी आर की वैल्यू इंटीग्रल में लिखने के बाद हम आई को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे को जे से और के को के से। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t क्यूब आ जाएगा, जे को जे से 24t स्क्वायर आ जाएगा, और 27 को 3 से यानी के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 टी की पावर 3 आ जाएगा। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वो 1 होते हैं। तो अब हमारे पास सॉल्व करने के बाद इंटीग्रल की वैल्यू आ गई लिमिट 0 से 1 83t क्यूब प्लस 24t स्क्वायर। इसका हम इंटीग्रल ले लेंगे 83 एज इट इज़, और t क्यूब का इंटीग्रल आ जाएगा पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड, यानी t 4/4 प्लस 24, और t स्क्वायर की जगह आ जाएगा t क्यूब ओवर 3, और लिमिट 0 से 1। अपर लिमिट पुट करेंगे तो जहाँ t है वो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 83/4 और 24/3 ये कट के 8 रह जाएगा। तो लोअर लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 83/4 प्लस 8 कैल्शियम लिया जाए तो ये बनता है 115/4 और वैल्यू आ जाती है 28.75। अब हमने दो पार्ट्स हल किए, ए पार्ट और बी पार्ट, और दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। एक की वैल्यू 20 आ रही है इंटीग्रल की और एक की 28.75। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन इंटीग्रल जो है वो 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान पाथ पर डिपेंड करता है।